जी साथियों साथियों कल हमने एंशियंट इंडिया जो गुप्ता पीरियड है और उसके बाद में जो राजाज आए उसके बारे में हमने जानकारी इकट्ठी की थी। आज हम अपना हिस्ट्री का जो सेकंड पोर्शन है मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आप मेरे साथ रहना और हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और हम सभी को ट्राई करेंगे, सबको अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको याद भी हो जाए और मेडिवल हिस्ट्री आपको इंटरेस्टिंग भी लगे। साथियों मेडिवल हिस्ट्री जब हम बात करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि दिल्ली सल्तनत के राजे जो इस्लामिक राजे थे। साथियों हम जानते हैं कि जो इस्लाम है उनके सबसे बड़े जो गुरु हैं वो कौन है, तो हम जानते हैं कि इस्लाम के सबसे बड़े गुरु जो हुए हैं वो हजरत मोहम्मद साहब हुए। मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं कि कैसे जो इस्लामिक कहने का मतलब स्टेट है या भारत में जो इस्लामिक लोग हैं वो कैसे आने स्टार्ट हुए हैं। तो उसकी बैकग्राउंड क्या है कि हम जानते हैं कि 7वीं 8वीं सदी है, 7th 8th सेंचुरी के पास हजरत मोहम्मद साहब जी का जन्म होता है सऊदी अरब में। सऊदी अरब के मक्का में उनका जन्म होता है। तो जन्म से उनके जो बातें हैं वो एक संत की तरह हैं, बहुत अच्छे लोगों को बातें बताते हैं। जैसे कि वो बताते हैं कि एक सच्चा मुस्लिम कौन होगा, जो सच्चा मेरा फॉलोअर कौन होगा, वो होगा जो कोई भी नशा नहीं करता होगा, ड्रिंक नहीं करता होगा, शराब नहीं पीता होगा। एक पक्का परमात्मा को पाने वाला कौन होगा, जो ईमानदारी की ऑनेस्टी की जिंदगी जीता होगा, जो ऑनेस्ट होगा, जो दिन में 5 बार 5 टाइम्स परमात्मा को क्या करेगा, याद करेगा, वो एक पक्का भक्त होगा। तो ऐसे उनकी काफी बातें थी। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो लोगों को बता रहे हैं तो लोग पहले उनकी बातों को बिलीव नहीं कर रहे उनकी बातों के ऊपर, और लोग उनको मारते हैं। और हम देखते हैं कि मक्का से वो कहां चले जाते हैं, मदीना में चले जाते हैं। मक्का से कहां चले जाएंगे, मदीना में चले जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे लोग उनकी बातों को फॉलो करना स्टार्ट कर जाते हैं, जो वो कहना चाहते हैं लोग उनको फॉलो करते हैं और वापस वो मदीना से कहां आ जाते हैं, मक्का आ जाते हैं, जिसको ही इस्लाम में हिजर कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जहां से भी जो मुस्लिम हैं वो कहां जाते हैं, मक्का जाते हैं लोगों के पास। तो हम यानी कि इन ऐसे करके जो इस्लामिक जो बातें हैं कि हमारे जो व्यूज हैं मोहम्मद साहब के, वो धीरे धीरे प्रोपोगेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे राजाज होते हैं उस समय के ऊपर, तुर्की के राजा हुए, ईरानियन राजा हुए, जो उनकी बातों को मानना स्टार्ट कर देते हैं और उनको अपना गुरु मान लेते हैं। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि वैसे तो उनके जो विचार हैं बहुत, कहने का मतलब लिबरल विचार हैं कि अपने ईमानदार रहना है, ड्रिंकिंग नहीं करनी है। लेकिन वो ना अपनी बातों में ये भी कहते हैं कि एक समय आएगा जब सारे मेरे फॉलोअर्स होंगे, सारी दुनिया में मेरे फॉलोअर्स होंगे, सारी दुनिया में कहने का मतलब जो बातें मैं चाहता हूं वो होंगे। तो जब राजाज ये बात सुनते हैं ना, जब राजाज को ये बात मालूम चलती है तो उनको लगता है कि मोहम्मद साहब ने ये बोला कि सारा मुल्क को हमने क्या बनाना है, मुस्लिम बनाना है। तो आपको मालूम है कि जो राजा होता है वो प्यार की भाषा नहीं समझते, उनके पास एक स्वॉर्ड होती है, हमेशा तलवार से ही काम स्टार्ट करते हैं। तो उनके मन में आता है कि हमने जो वर्ल्ड है, राजाज के मन में आता है कि हमने जो वर्ल्ड है उनमें जो लोगों को क्या बनाना है, इस्लामिक या मुस्लिम में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो वो प्यार से तो नहीं करेंगे, उसके लिए उनको क्या चाहिए, तलवार चाहिए। और उनको मालूम है कि गंगा इंडस के बाद जब इंडस क्रॉस करते हैं तो लोग क्या हैं, हिंदू लोग हैं जिनकी अपनी मान्यताएं हैं, स्टैचू मूर्ति पूजा करते हैं वो, तो उनको कैसे अभी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उनके लिए उनको था कि अगर हम उस प्रॉपर्टी को, भारत को जीत लेते हैं तो हम उन लोगों को इजीली क्या कर सकते हैं, अपने जो धर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए वहां से कहने का जो इन्वेडर्स हैं वो भारत में आए। दूसरा कारण ये भी है कि भाई इंडिया इंडस नदी तक आप देखोगे सारा इलाका के प्रॉस्परस इलाका है, जमीन एलुवियल सॉइल है, खेती बाड़ी वाली जमीन है। और बड़ा पुराना हमने देखा गुप्ता के समय
ये सिल्क रूट के ऊपर होने के कारण बहुत ज्यादा प्रॉस्पर्स इलाका था। और जब आप क्रॉस करेंगे पाकिस्तान को, तो हम देखते हैं अफगानिस्तान है, वहां पे बिल्कुल क्या है, रेतीली जमीन है, कणक ज्यादा खेती बाड़ी योग अच्छी जमीन नहीं है। तो उनको लगता है कि इंडिया जो राजास हैं वहां के, ईरान के, अफगानिस्तान के, तुर्किश तक के इलाके, उनको लगता है कि अगर हम अटैक करेंगे, एक तो हम अपनी प्रजा के लिए क्या कर सकते हैं, वहां से जो जवाहरात हैं, सोना चांदी है, वो लेके आ सकते हैं और उससे लोगों का पेट भर सकते हैं। और सेकंड, जो हमारे गुरु ने कहा है कि सभी लोगों को मुस्लिम बन जाएंगे, उसको हम पूरा कर सकते हैं। ये दो कॉजेस के साथ वहां के जो रूलर्स हैं वो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तीसरा कारण ये भी है कि उस समय जब ये अटैक करना स्टार्ट करते हैं तो भारत बंटा हुआ था। हमने देखा पहले गुप्तास के बाद भारत बंट गया है, अलग अलग छोटे छोटे राजाज हैं जिनकी आपस में बनती नहीं है, आपस में लड़ते रहते हैं। हमने देखा हर्षवर्धन लड़ रहे हैं पुलकेशन के साथ, ऐसे करके लड़ाइयां चलती हैं। तो वो हेल्प करती हैं कि वो इंडिया में आके अटैक कर सकते हैं। तो हम आगे अगर देखें, तो सबसे पहले एक व्यक्ति हुए हैं गजनवी, महमूद गजनवी, जो 97 एडी में, महमूद गजनवी, जो कहने का मतलब बेटे हैं किसके, सुप्तागिन के, जो गजनी के क्या हुए हैं, किंग हुए हैं। गजनी क्या है, अफगानिस्तान में एक रियासत थी, अफगानिस्तान में एक रियासत थी गजनी। तो वहां पे एक राजा थे सुप्तागिन, उनके बेटे थे मोहम्मद गजनवी। तो मोहम्मद गजनवी हमला करते हैं और हम देखते हैं कि उस टाइम जो भारत है 971 एडी में छोटे छोटे भागों में टूटा हुआ है। और आगे हम देखते हैं कि आज के पाकिस्तान के पास में एक राजा राज कर रहा है जिसका नाम है जयपाल। जयपाल एक हिंदू राजपूत राजा है और जितने राजपूत राजा हुए हैं वो उस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट राजा है। तो बाकी जो छोटे छोटे राजा हैं उनको लगता है कि भाई यार बहुत स्ट्रॉन्ग राजा बैठा है, आगे कौन बैठा है, जयपाल बैठा है, जयपाल नहीं हार सकता, जयपाल नहीं हारेगा, तो हमें अपनी जो टेंशन है डिफेंस का है उसको इतना मजबूत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि जब महमूद गजनवी हमला करेगा किसके ऊपर, जयपाल के ऊपर, तो जयपाल कहने का मतलब जे फाइट क्या हो जाएगा, हार जाएगा। जे फाइट क्या हो जाएगा, हार जाएगा। इसको कहते हैं बैटल ऑफ वाहिंद। अगर पूछा जाए कि वाहिंद की लड़ाई किन किन के बीच हुई है, तो महमूद गजनवी और किसके बीच में हुई है, जयपाल। तो जयपाल और महमूद गजनवी लड़ रहे हैं किसमें, बैटल ऑफ वाहिंद में। इसको बैटल ऑफ वाहिंद फर्स्ट भी बोला जाता है। हम देखते हैं कि जब जयपाल हार जाता है तो उसकी बहुत बेइज्जती वो फील करता है और वो साइड कर लेता है। साइड करने के बाद हम देखते हैं कि उसका बेटा आनंदपाल, जयपाल के बाद उसका बेटा आनंदपाल क्या बनता है, राजा बनता है। हम देखते हैं कि जैसे जयपाल हारा तो उसने बिल्कुल पेनिट्रेट किया इंडिया दिल्ली तक, और दिल्ली तक कोई स्ट्रांग राजा नहीं था, तो जितना उसने लूटना था उतना लूटा। तो हम देखते हैं महमूद गजनवी भारत पर टोटल 17 हमले करता है। तो 17 हमले करता है। हम देखते हैं जो फर्स्ट एक्सपीडिशन है वो कब की, उसने 1000 एडी में। तो याद रखना पहला जो हमला है वो कब कर रहा है, 1000 एडी में कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिंद में वो किसको हराता है, जयपाल को हरा देता है, और जयपाल इसके कारण साइड कर लेता है। इसके बाद उसका बेटा आनंदपाल क्या बनता है, राजा बनता है। अभी महमूद गजनवी किसके साथ लड़ेगा, आनंदपाल के साथ लड़ेगा। आनंदपाल के साथ वो लड़ाई लड़ता है जिसको कहते हैं बैटल ऑफ वाहिंद 2। पहले 1 हुई फिर 2 हुई। 2 कब हो रही है, 1008 में, 1008 में बैटल ऑफ वाहिंद हो रही है। इसमें जो आनंदपाल है वो जितने भी राजा हुए हैं राजपूत, चाहे वो उज्जैन के हो, ग्वालियर के हो, कलिंजर हो, कनौज हो, दिल्ली हो, अजमेर हो, सभी के अलायंस के साथ लड़ता है। लेकिन आपको मालूम है कि इससे पहले जो महमूद गजनवी है भारत पे इतने अटैक कर चुका है कि उसने इतना सोना लूट लिया है भारत का कि अब वो बहुत रिच हो चुका है और राजपूत बहुत वीक हो चुके हैं। तो इस लड़ाई में भी आनंदपाल वर्सेस गजनवी की लड़ाई में भी कौन हार जाता है, आनंदपाल हार जाता है और गजनवी की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। हम देखते हैं कि गजनवी 16वां हमला है वो सोमनाथ टेम्पल के ऊपर करता है। सोमनाथ एक फेमस टेम्पल है इंडिया का, शिव का टेम्पल है।
कहां पे बना हुआ है? गुजरात में। तो गुजरात में सोमनाथ टेम्पल के ऊपर हमला करता है, कब करता है? 1025 एडी में। तो हम देखते हैं कि सोमनाथ टेम्पल जो था उसके जो गेट थे वो सभी गोल्ड के बने हुए थे, वो उसको लूट के लेके जाता है। जितना धन था वहां पे सारा धन वो क्या कर लेता है? लूट लेता है। और रास्ते में हम जाते जाते वो जाट्स आते हैं, तो जो जाट्स आते हैं उनके साथ भी क्या करता है? पाकिस्तान के पास में उनसे भी क्या करता है? लड़ाइयां करता है। तो हमने देखा महमूद गजनवी का 2 ही एम थे। मैंने आपको बताया कि पहला एम क्या है कि लोगों को क्या किया जाए? इस्लाम कबूल कराया जाए। इस्लाम कबूल कराने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जो हिंदूज के टेम्पल हैं, उनके साइन हैं, उनको क्या करना होगा? तबाह करना होगा, डिस्ट्रॉय करना होगा। तो इसी कारण उसने जितने बार आया, जितने भारत के मंदिर थे उसको तोड़ने का काम किया, और साथ साथ में जो रुपया था उसको ले जाकर कहां पे? अपने अफगानिस्तान में लोगों में बांट देता था। इस तरह उसने काफी लंबा समय क्या किया? भारत के ऊपर हमले किए। ये साथी फोटो है सोमनाथ टेम्पल की, और आज का सोमनाथ टेम्पल है। दोबारा गवर्नमेंट ने, यानी राजाज ने, बाद में गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेके इसको दोबारा, कहने का मतलब पहले जैसा बनाया है। साथियों, जब गजनवी भारत आया तो उनके साथ 3 पोएट भी आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पोएट, 3 पर्सन जिन्होंने अलग अलग बुक्स लिखी हैं भारत के ऊपर। जो मैं आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं उसमें से बहुत सारी बातें इन बुक्स में से ली गई हैं। तीनों के नाम आपने याद रखने हैं। एक तो पहले आया फिरदौसी, एक आया अल-बरूनी, एक आया उत्बी। तो 3 नाम फिरदौसी, अल-बरूनी और उत्बी भारत आए किसके साथ? गजनवी के साथ। फिरदौसी एक पर्शियन कवि थे और इनकी बुक का नाम था शाहनामा। तो याद रखना है, शाहनामा बुक किसने लिखी है? फिरदौसी ने लिखी है। दूसरे थे अल-बरूनी। अल-बरूनी ने बुक लिखी है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद अल-बरूनी किताब है। और पूछा है उत्बी, उत्बी उनके कोर्ट हिस्टोरियन थे, जो जो बातें हो रही थी उसको सारा कुछ लिख रहे थे। तो उन्होंने की बुक लिखी है किताब उल यमनी। तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। फिरदौसी की बुक का नाम शाहनामा, अल-बरूनी की बुक का नाम क्या है? तहकीक ए हिंद, और उत्बी की बुक का नाम क्या है? किताब उल यमनी। साथियों, हम देखते हैं कि एक और राजा हुए हैं पृथ्वीराज चौहान, इनके बारे में बात करेंगे। पृथ्वीराज चौहान राजपूत राजा हुए हैं। हम इनको, कहने का मतलब, राय पिथौरा भी कहा जाता है। इनका काफी नाम आता है। और जे शामना डायनेस्टी है राजपूतों की, उससे क्या करते थे? बिलोंग करते थे। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब इनकी बारी, पृथ्वीराज चौहान की बारी आएगी। आगे चलते साथियों, हम देखते हैं कि पहले महमूद गजनवी आया। तो गजनवी ने भारत में 17 हमले किए। वो चाहता क्या था? मैंने आपको बेसिक बताया कि लोग कन्वर्ट हो, मुस्लिम बने। लेकिन देखो, कोई बंदा फियर के कारण बन तो जाता है लेकिन बाद में चेंज हो जाता है। अभी जैसे वो आता गजनवी तो लोगों को मुस्लिम बनाता, लेकिन जैसी बार वापस चला गया, जैसे पीछे गया तो क्या हुआ? लोग फिर पहले वाले जो रीति रिवाज हैं वो करने लगे। तो एक राजा हुआ मोहम्मद गौरी, तो बोला कि अगर भारत को इस्लामिक बनाना है तो वहीं पे कोई ना कोई बंदा राज करे, तो ही भारत क्या बन सकता है? इस्लामिक बन सकता है। इसके कारण ही हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी का मन था कि मैं लूट के वापस नहीं जाऊंगा, मैं भारत पे राज करूंगा, और राज करके, कहने का मतलब, वहां पे जो लोग हैं उनको क्या करूंगा? कन्वर्ट करूंगा। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी जब महमूद ऑफ गुर, ये भी, कहने का मतलब, रियल फाउंडर हैं किसके? मुस्लिम एम्पायर के। हमने देखा कि पहले मोहम्मद बिन, यानी कि कासिम देखा, महमूद गजनवी देखा, उन्होंने भारत पे हमले तो किए लेकिन वो पूरा तरह भारत को मुस्लिम एम्पायर नहीं बना पाए। लेकिन मोहम्मद गौरी क्या करेगा? इसको बनाने में बहुत कुछ करेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मोहम्मद गौरी है वो मुल्तान को अपने अंडर करता है 1175 एडी में। 1175 एडी में मुल्तान को जीतता है। 1182 में वो सिंध को फतेह कर लेता है, और धीरे धीरे वो 1186 तक पंजाब को भी क्या कर लेगा? कैप्चर कर लेगा। आगे देखते हैं साथियों, हम देखते हैं कि जब वो पंजाब, यानी कि पाकिस्तान वाले पंजाब से इंडिया की ओर बढ़ रहा है, उस समय गौरी के सामने एक राजपूत राजा राज कर रहे हैं जिनका नाम क्या है? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, जैसे पहले हमने पढ़ा कि आनंदपाल और जयपाल बहुत फेमस राजा हुए हैं, ऐसे ही उस समय के ऊपर 90s के ऊपर
पृथ्वीराज चौहान एक फेमस राजा था। पृथ्वीराज चौहान सबसे स्ट्रॉन्ग राजा था किनका? राजपूतों का। तो हम देखते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान है, जैसे जैसे मोहम्मद गौरी आगे बढ़ता है तो आगे कौन आया? राजपूतों का पृथ्वीराज चौहान। इन दोनों के बीच एक लड़ाई होती है जिसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन की पहली लड़ाई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान लड़ रहे हैं किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ। हम देखते हैं बहुत अच्छी लड़ाई होती है, बहुत अच्छी फाइट होती है, लेकिन इस फाइट में मोहम्मद गौरी क्या हो जाएगा? हार जाएगा। पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। हम देखते हैं कि उसमें एक बहुत सारे राजपूत राजा ने इनकी हेल्प की लड़ाई को जीतने के लिए। एक राजा थे एमपी के जयचंद राजा, तो जयचंद्र ने काफी हेल्प की थी फर्स्ट लड़ाई में कि गौरी को हराया जा सके। तो 91 में गौरी क्या हो जाएगा? हार जाएगा। लेकिन गौरी हौसला नहीं छोड़ता। अगले साल ही 92 में वो फिर से हमला करेगा किसके ऊपर? पृथ्वीराज के ऊपर। तो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अगले साल ही फिर हमला कर देता है। इसको क्या कहते हैं? सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन की दूसरी लड़ाई। हम देखते हैं कि इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाएगा? हार जाएगा। पृथ्वीराज चौहान हार जाएगा और मोहम्मद गौरी की क्या होगी? जीत होगी। वो जीत जाएगा, जिसके कारण अभी वो पीछे नहीं जाएगा। वो दिल्ली और अजमेर को कैप्चर करके अपना मुस्लिम रूल क्या करेगा? एस्टेब्लिश करेगा। तो हम देखते हैं कि ऐसे करके दो लड़ाइयां हुई हैं। पहले पढ़ाई थी वाहिंद की लड़ाई, अभी दो पढ़ाई हैं कौन सी? तराइन की लड़ाई, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में पृथ्वीराज चौहान के साथ ही हुई है, सेकंड में पृथ्वीराज के साथ हुई है। लेकिन पहली लड़ाई में कौन जीतता है? पहली लड़ाई में हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, और सेकंड लड़ाई में कौन जीतते हैं? पृथ्वीराज चौहान नहीं बल्कि मोहम्मद गौरी। साथियों, वैसे क्वेश्चन में नहीं आता है, अगर पूछा जाए भी क्यों हार गए सेकंड लड़ाई में, एक साल बाद ही क्यों हार गए, तो उनके अलग अलग बुक्स में काफी आंसर्स हैं। तो जैसे कि एक बुक में बताया गया है कि जैसे पृथ्वीराज चौहान पहले युद्ध में जीते, तो बाकी मैंने आपको बताया कि बाकी राजपूत राजाओं ने उनका काफी हेल्प किया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैंने अकेले ने हराया है, बाकियों ने इतना हेल्प नहीं किया मुझे। तो जब सेकेंड लड़ाई होती है तो उनमें राजपूत राजाओं में फूट पड़ जाती है, और राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को क्या नहीं करते? हेल्प नहीं करते। सेकंड कारण ये भी है कि जब 92 में लड़ाई होती है तो जहां पे उसका सारा गोला बारूद होता है पृथ्वीराज चौहान का, कोई कारण से उसको आग लग जाती है। आग लगने से जो सारा उनका गोला बारूद है, जहाँ पे आर्मी है वो सड़ जाती है, जल जाती है। जहाँ पे उनका रसद खाना पानी था वो जल जाता है, जिसके कारण अभी जो उनका मोराल है फौजियों का वो डाउन हो जाता है। इसके कारण पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाता है? हार जाता है। साथियों, जैसे ही पृथ्वीराज चौहान हारेगा, मोहम्मद गौरी इसके बाद जिसने हेल्प की थी जयचंद्र, ये एमपी का राजा था, कन्नौज का, रूलर ऑफ कन्नौज, तो इसके ऊपर क्या करेगा? हमला करेगा। लड़ाई होती है जिसको बैटल ऑफ चंदावरी या बैटल ऑफ चंदेरी भी कहा जाता है। बैटल ऑफ चंदावरी या बैटल ऑफ चंदेरी होती है। ये कब होती है? 1194 एडी में, 1194 एडी में वो चंदेरी की लड़ाई में किसको हरा देगा? जयचंद को भी हरा देगा। साथियों, हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी धीरे धीरे, उनका एक सेनापति होता है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के साथ कहने का मतलब उसका सेनापति है। अब वो जाएगा जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी में बिहार में, और वहां में जो जितने भी टेक्स्ट हैं उसको आग लगा देगा। हम देखते हैं कि ऐसे करके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी को कमांडर जो है वो क्या करेगा? एनेक्स करेगा। 1206 में मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। और हम देखते हैं कि वो इसके बाद अपने स्लेव, अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बना देते हैं? राजा बना देते। तो साथियों, आज हमने मोहम्मद गौरी तक पढ़ा कि मोहम्मद गौरी कैसे मुस्लिम एम्पायर बनना स्टार्ट हुआ। फिर उसमें से सबसे पहले गजनवी ने कौन कौन से हमले किए, वाहिंद की लड़ाई के बारे में पढ़ा, सेकंड के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि वो आया, 17-12 हमले किए लेकिन वापस चला गया। लेकिन अभी गौरी आया है। गौरी क्या करेगा? पहले लड़ाई करेगा बैटल ऑफ तराइन 1 एंड तराइन 2। इसके बाद वो क्या करेगा? तराइन के बाद वो चंदेरी की लड़ाई करके अपना जो रूल है, दिल्ली सल्तनत का रूल है, मुस्लिम एम्पायर है, वो एस्टेब्लिश करेगा। लेकिन 1206 में ही उसकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। इसके बाद वाली कहानी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।